नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आदमपुर का उपचुनाव और आदमपुर का ये रण बहुत कुछ कहने वाला है, इशारे करने वाला है, संदेश देने वाला है। सियासत के दिग्गज लगातार दावे और वादे कर रहे हैं, वार पलटवार कर रहे हैं, व्यक्तिगत बयानबाजी जारी है। सवाल यह है कि आदमपुर में कौन भारी है। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, एक सार्थक चर्चा करेंगे, एक मजबूत बहस करेंगे। आदमपुर के मुद्दों की बात होगी, आदमपुर के लोगों की बात होगी, आदमपुर के उन नेताओं की बात होगी जो अपने आप को आदमपुर का ही कह रहे हैं लेकिन उनके विरोधी उनको बाहर का कह रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं, आदमपुर को लेकर वादे बहुत सारे हैं, आदमपुर को लेकर दावे बहुत सारे हैं। तो क्या आदमपुर सिर्फ और सिर्फ सियासत का एक मंच है, सियासत का एक मुकाम है, या फिर आदमपुर के मुद्दों से किसी को सरोकार भी है? बहुत से सवाल हैं, सवालों का जवाब जानेंगे। लगभग सभी को पता है कि आदमपुर के अंदर उपचुनाव की नौबत क्यों आई। वो इसलिए आई क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस मुझे अपमानित करती है, कांग्रेस में मेरी कद्र नहीं है, कांग्रेस में मुझको इग्नोर किया जा रहा है, और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और फिर आदमपुर में उपचुनाव की नौबत आई। फिर कुलदीप बिश्नोई ये कहने लगे कि आदमपुर के लोग मुझसे कहते हैं कि भव्य बिश्नोई हमें दे दो। खुद उन्होंने चुनाव से दूरी अख्तियार की, अपने बेटे को आगे किया, टिकट दिलाया, बीजेपी में शामिल हुए थे और शुरू से ही ये कहते रहे कि उनकी ख्वाहिश है कि उनका बेटा चुनाव के मैदान में उतरे। और कुलदीप बिश्नोई ये भी कहते हैं कि आदमपुर की जनता भजनलाल परिवार का परिवार है और आदमपुर की जनता भजनलाल का परिवार और बाकी सब एक तरफ, हम दो एक तरफ, भजनलाल परिवार और आदमपुर की जनता। और आदमपुर की जनता के साथ चुनाव होता है, उसके खिलाफ चुनाव होता है बाकी पार्टियों का। लगातार जीतते आ रहे हैं, फिर जीतेंगे। मुद्दों की बात जब उनसे की गई कि मुद्दे क्या हैं आपकी नजर में, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, वो मुद्दा है। जयप्रकाश को लेकर, कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर बहुत खुलकर बोले। यहां तक उन्होंने कह दिया कि वो तो किडनियां बेचा करते थे, नकली नोट उन्होंने बांटे हैं। झाड़ू को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने बहुत तीखे हमले किए, इनेलो को लेकर उन्होंने तीखे हमले किए। क्या कुछ कहते हैं कुलदीप बिश्नोई, जरा उनकी बात सुनते हैं, फिर दूसरे नेताओं की बात भी आपको सुनाएंगे। मुद्दे यहाँ कुछ नहीं है, हमारा परिवार है, हम 5 के 5 साल यहाँ रहते हैं और बात सिर्फ 3 बातें लेके जा रहे हैं। हमें पता है हल्के के अंदर खालों की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, गलियों की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है, रोजगार की दिक्कत है, उसी लिए बीजेपी में आए हैं। लेकिन 3 मेन प्रमुख मांगों को बातों को लेकर हम जा रहे हैं, जिसमें पहला माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, दूसरा माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली, तीसरा चौधरी भजनलाल परिवार का इतिहास। उन लोगों के मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई मुद्दा होता तो लगातार 54 साल से 34 साल से मैं नहीं यहाँ से जीत रहा होता। जयप्रकाश जैसे लोगों की बातों का जवाब देना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। जयप्रकाश आज 13 साल के बाद आदमपुर में आया। अब गाँव में बढ़न तो दो, लोग सवाल पूछेंगे। लोगों के पैसे ये खा गए, नकली नोट इन्होंने बांटे, किडनियों का व्यापार इन्होंने किया। ऐसे लोगों को लोग कैसे वोट दे देंगे? गाँव में आने तो लोग जवाब। आदमपुर के रण में सारे के सारे सियासी दिग्गज, सियासत के दिग्गज, बड़े बड़े नेता, स्थानीय कार्यकर्ता, नेता, बड़े नेता, सब एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। सबके निशाने पर 3 पार्टियां होती हैं। अगर आप इनेलो के नेताओं से सवाल करेंगे तो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी उनके निशाने पर होगी। बीजेपी के नेताओं से सवाल करेंगे तो कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी उनके निशाने पर होगी। कांग्रेस से करेंगे तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनेलो उनके निशाने पर होगी। आम आदमी पार्टी से करेंगे तो बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस उनके निशाने पर होगी। यानी सबको 3-3 पार्टियों पर तो निशाना साधना है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता अभय चौटाला आदमपुर के चुनाव को लेकर, अपने प्रत्याशी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, तो वो भी सुनिए। जो कुलदीप जी ये बात कह रहे हैं जी, उनके फादर 13 वर्ष तक चीफ मिनिस्टर है। आज वो ये कहते हैं कि मैं इसलिए बीजेपी में गया हूं कि आदमपुर पिछड़ा हुआ है जी। तो फिर 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हुए
उस इलाके का कल्याण नहीं कर पाए, वहां लोगों को पानी नहरी नहीं दे पाए, वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, वहां पे सड़कें नहीं दे पाए, वहां बिजली नहीं दे पाए, तो फिर सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं कर पाए। आज वो क्या करेंगे? वो तो लड़ाई हमेशा एक ही बात कह करके लोगों से वोट लेते रहे हैं जी कि मैं पहले तो चौधरी भजनलाल के नाम पे ये था कि चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर बने। जी फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई चीफ मिनिस्टर की है। कुलदीप जी ने हमेशा वोट मांगा यही कह करके कि आप मेरे को जिता करके भेजो, मैं चीफ मिनिस्टर बनकर के आऊंगा। वो तो लोगों में भ्रम पैदा करते थे। अब तो उनकी लड़ाई चीफ मिनिस्टर की रही नहीं। अब तो कुलदीप जी तो राजनीति से बाहर हो गए। अब तो केवल अपने बेटे को स्थापित करने के लिए किसी तरह राजनीति में उनकी जगह बढ़े। लोग पूछेंगे इनसे कि तुम चौधरी देवीलाल की फोटो लगा करके वोट मांगने वाले लोग हो जी। और चौधरी देवीलाल की सत्ता से 2 दफा कुर्सी चौधरी भजनलाल ने छीनी थी। अच्छा। उनके साथ उनकी पार्टी में रहते उनके साथ दगा किया था। लोग पूछेंगे इनसे कि क्या जिन लोगों ने आपके साथ दगा किया आज तुम्हारी मजबूरी बन गई या आज कोई और फैसला हो गया आपका इसमें? तो सवाल बहुत सारे हैं और सब एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और वार पर पलटवार भी हो रहे हैं। सब एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और आदमपुर को अपना बता रहे हैं और आदमपुर के इस रण में सभी जीतने के दावे कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। अभी कुछ और नेताओं के भी बयान है, वो भी मैं आपको सुना देता हूं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता, जो कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी हैं। वो क्या कुछ कहते हैं आदमपुर के चुनाव को लेकर, इनेलो को लेकर, बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर। आदमपुर उपचुनाव मुख्य तौर पे टिकाऊ और बिकाऊ के बीच है। आदमपुर उपचुनाव मुख्य तौर पे स्थायी और अस्थायी के बीच में है। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट टिकाऊ है, यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पढ़ा, यहीं बढ़ा। बीजेपी का कैंडिडेट बिकाऊ है। राज्यसभा के चुनाव में अपोजिशन पार्टी को मोहर लगा के अपने बेटे के ऊपर 200 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स के केस और ईडी के केस से बचने के लिए बिक गया। जेपी साहब चुनाव हारे और भाग गए। अब टिकट मिली तो दोबारा आए। जहां तक इन लोगों की बात है वो तो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस भी इस देश में ना जीतती है, जीतती है तो बिक जाती है। तो जो जीतते ही नहीं, जीतते हैं तो बिक जाते हैं, उनका जिक्र क्या करना है। अच्छा, एक चीज और होती है चुनाव के नजदीक, जिन पार्टियों में रहते हुए लोग उन पार्टियों की वफादारी के दावे करते हैं और ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो हम तो खुले दिल से अपनी पार्टी में हैं, हमें किसी का कोई लालच नहीं। और कई बार टिकट न मिलने की वजह से लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और ये चीजें भी चुनाव के दौरान मुद्दा बनती हैं। नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ इसी तरह का जिक्र किया और इशारों में उन्होंने इनेलो के उम्मीदवार कुलड़ाराम पर निशाना साध दिया। साथ ही वो राजनीति के संस्कारों की, राजनीति के तरीकों की बात भी करने लगे। हुड्डा साहब क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनिए। कुछ दिन पहले कांग्रेस बढ़िया थी, अगर टिकट का सूत नहीं बैठा तो आज कांग्रेस घटिया होगी। ऐसा नहीं, ये इंसान के चरित्र नहीं होते। ये राजनीति में इन चरित्रों से राजनीति नहीं की जा सकती। आदमी का कुछ वकार होना चाहिए। पार्टी छोड़नी भी पड़ती है, छोड़ते भी हैं लोग, लेकिन किसी असूल पर, अपने स्वार्थ पर। या कोई असूल था तो 3 महीने 6 महीने पहले कहते कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों में ये कमी है, इस वास्ते हम छोड़ रहे हैं। तो आदमी समझता। तब तक टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली तो आज चलो भाई। ये क्या राजनीति है? ये क्या वो क्या आदमपुर भला करेंगे भाई? अब सवाल बहुत सारे हैं और सवाल यह है कि आदमपुर में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा। विकास का मुद्दा हावी रहेगा, एसवाईएल के मुद्दे पर क्या बात होगी, या फिर व्यक्तिगत रूप से बयानबाजी होती रही, उसी पर चर्चा होती रहेगी और उसी हिसाब से वहां पर चुनाव के दौरान लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की जाएगी। सवाल यह भी है कि क्या बाहरी बनाम स्थानीय वाला जो मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है उस पर कुछ असर पड़ेगा आदमपुर के लोगों पर? क्या भजनलाल परिवार का फिर साथ निभाएगा आदमपुर?
जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई लगातार परिवार का जिक्र करते हैं, क्या आदमपुर में फिर मजबूत होगा हाथ का पंजा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजे वाले कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारी सीट थी, क्या आदमपुर में खिलेगा कमल? एक बड़ा सवाल है कि क्या कुछ नया होगा आदमपुर में? क्या आदमपुर में चलेगी आपकी झाड़ू, आपकी यानी आम आदमी पार्टी की झाड़ू? एक सवाल यह भी है, और एक सवाल यह भी है कि क्या आदमपुर में चश्मा बनेगा इनेलो की रोशनी, बेहतरीन रोशनी? तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ जेजेपी से अरविंद भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अरविंद जी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विजेंद्र धनखड़ जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार विजेंद्र जी। भूपेंद्र गहलावत जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। नमस्कार गहलावत जी। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ इनेलो से जुड़ चुके हैं। नमस्कार रजत जी। और कांग्रेस से रविंद्र ढुल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार रविंद्र ढुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। ढुल साहब, शुरुआत में आपसे करता हूं। दो सवाल आए, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि यह लड़ाई बिकाऊ और टिकाऊ की लड़ाई है आदमपुर की। कांग्रेस के उम्मीदवारों को लोग जिताते हैं, वो बिक जाते हैं, इसलिए इस बार आदमपुर के लोग ऐसा नहीं करेंगे। और फिर कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि जो जेपी जयप्रकाश चुनाव के मैदान में, वो पहले भी आए थे, चले गए थे, उन्होंने तो यहां पर नकली नोट तक बांटे, किडनियों का व्यापार किया। ऐसे आरोप। देखिए, जहाँ तक बात आरोप आम आदमी पार्टी की है, तो मैं मानता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के कुछ जो लोकल जो लीडर्स जो हैं, इनके प्रवक्ता हों चाहे कोई भी हो, अध्यक्ष हों, वो सब छोड़ करके जो है कांग्रेस में बाद में शामिल हुए और उन सब ने ये आरोप लगाया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आम आदमी पार्टी ने 80 लाख रुपए के अंदर टिकट बेचने का काम किया। आम आदमी पार्टी में जो है एम फैक्टर चलता है, ना कि लीडरशिप फैक्टर। तो वो जग जाहिर है। तो उसकी जवाब में फ्रस्ट्रेशन में सुशील गुप्ता जी जो है खुद इस प्रकार की चीज़ों के माहिर हैं, तो उनके ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान जब वो सांसद बन करके आए थे, तो उनको बात करना, तवज्जो देना बहुत ज़्यादा मैं सही नहीं समझता इस मामले में, क्योंकि इन आरोपों का कोई तुकबंदी किसी प्रकार की नहीं है। अब आ गई दूसरी बात। आरोप जो आए कुलदीप बिश्नोई जी के द्वारा, जो उनको मैं सुन रहा था, तो बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप कुलदीप बिश्नोई जी ने लगाए हैं। उन आरोपों से ज़्यादा गंभीर आरोप तो उनके ऊपर है कि उन्होंने राज्यसभा की जो है हमारी वोट जो है हमारे कैंडिडेट को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को दे करके पार्टी से गद्दारी किस नोट पे की? क्या ईडी के अपने केसेस को सेटल करने के लिए किया? जो आज जो है 4 केसेस छिपाए गए थे, वहाँ पर आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है सब जगह पर वो वायरल है कि 4 केसेस इनके ऊपर जो है भव्य बिश्नोई के ऊपर जो है इनकम टैक्स के अलग से चल रहे हैं, और जो है इनके जो दूसरे मुकदमे हैं जिसके कारण इनका विदेश जाने का जो है पासपोर्ट तक भी जब्त हुआ और विदेश जाने की परमिशन तक नहीं मिलती। क्या उन केसेस को छुपाने के लिए और उन केसेस को सेटल करने के लिए इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है? जो इस प्रकार के झूठे और अनर्गल गंभीर आरोप लगाने का ये काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उनको भी तवज्जो इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि चुनाव लेकिन आपने एक और बात उनकी सुनी, उन्होंने यहां तक कह दिया, वो ये कह रहे हैं कि जयप्रकाश के सवालों का जवाब देना तो मैं अपनी तौहीन समझता हूं। मैं तभी कह रहा हूं कुलदीप बिश्नोई जी की इन बातों का जवाब देना, तो जो व्यक्ति पार्टी से गद्दारी करके, पार्टी कैंडिडेट को डिफाई करके, पार्टी की मैंडेट को डिफाई करके जो है सत्ता के लालच के अंदर इस हरियाणा में आदमपुर की सीट के ऊपर उपचुनाव थोपने का जिस व्यक्ति ने काम किया है, और जो तो उनके आरोपों का जवाब देना, तो मेरे हिसाब से तो ये कांग्रेस की भी तौहीन है। मैं तभी कह रहा हूँ बहुत ज्यादा तवज्जो उनकी बातों को मैं इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उनकी बातों में किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। जो हुआ सबके सामने हुआ, किस प्रकार उन्होंने क्या क्या किया, तो वो जनता के सामने, आदमपुर की जनता अपने आप देखे कि कांग्रेस की टिकट पर आप जो है लड़ करके एमएलए बने और कौन से लालच में आकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर के आदमपुर के ऊपर चुनाव थोपने का आपने काम किया। ठीक है सर। और हमारे साथ भूपेंद्र जी भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा उनकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, लेकिन उनके साथी सहयोगी दल के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। तो अरविंद भारद्वाज जी,
कुलदीप बिश्नोई पर सभी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने तो अपनी पार्टी को धोखा दिया, ईडी सीबीआई के डर की वजह से बीजेपी में शामिल हुए, और आपको लेकर अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि हम लोग पूछेंगे जेजेपी के नेताओं से कि जिन भजन लाल की वजह से ताऊ देवीलाल की कुर्सी छीनी गई, उन्होंने छीन ली थी, कई 2 बार ऐसा हुआ था, उनका आप किस तरह से साथ देंगे? लोग आपसे सवाल करेंगे आदमपुर में। देखिए नासिर जी, पहली बात तो ये कि कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टी का, तो जयप्रकाश जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जेपी जी, वो किस दल से आते हैं? पहले तो ये जवाब दें, वो पहले कौन सी पार्टी में थे, और कांग्रेस में अगर आए तो कांग्रेस में किस लालच में आए या किस दबाव में आए? अगर पार्टी बदलने का आधार कोई डर है या लालच ही है, तो फिर तो रविंदर ढुल जी ये बताएं कि जयप्रकाश जी की जो राजनीति की शुरुआत है चौधरी देवीलाल जी की बदौलत है। उनका हाथ पकड़कर उनके सानिध्य में उन्होंने राजनीति शुरू की, सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, इतने बड़े पदों पर रहे। तो ऐसी क्या मजबूरी हुई, ऐसी क्या दबाव हुआ कांग्रेस का कि जो उनको छोड़कर, चौधरी देवीलाल जी को छोड़कर, युग पुरुष देवीलाल जी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए? पहले तो इसका जवाब दें। दूसरी बात जो अभय सिंह चौटाला जी की आपने कही है, देखिए आज हम जो मदद कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है ये उनका अपना निर्णय है, और अब चुनाव भव्य बिश्नोई जी लड़ रहे हैं, तो ये एक अलग विषय है कि कौन लड़ रहा है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, किसके साथ लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, आज हरियाणा प्रदेश में जसपा और भाजपा का अलायंस है, और एक सहयोगी होने के नाते हम उनके साथ हैं, उनके सहयोगी हैं। आप अपना कैंडिडेट आपने उतारा है, अभय सिंह जी से मेरा निवेदन है कि अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास कीजिए। अरविंद भारद्वाज जी, आपकी बातों से क्या ये मैं क्या ये समझूं कि गठबंधन का धर्म निभाना ही आप लोगों की कोशिश है कि गठबंधन में इसलिए धर्म को निभाना है, वरना दिल नहीं करता कुलदीप बिश्नोई का साथ देने का, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ऐसी कोई उनसे कोई कुलदीप बिश्नोई जी से वैचारिक जरूर हमारी लड़ाई रही है पुराने समय में राजनीतिक रूप से, परंतु कोई व्यक्तिगत उनसे कोई दुश्मनी या रंजिश जननायक जनता पार्टी की या हमारे नेताओं की नहीं है। परंतु हाँ, क्योंकि राजनीतिक रूप से आमने सामने कई मौकों पर चुनाव लड़ते रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ और दुष्यंत चौटाला जी के साथ भी, तो जरूर एक राजनीतिक दूरियां हमारे बीच में रही, परंतु आज वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और हमारे सहयोगी दल होने के नाते हमारा एक फर्ज बनता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का सहयोग करें, की मदद करें। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भव्य बिश्नोई हो या कोई और भी हो, एबीसी कोई और भी अगर होता तो हम उसकी भी इसी तरह से मदद करते। ठीक है, जिस तरह से हमने एलनाबाद में की, जिस तरह से हमने बड़ौदा में की, हम उसी तरह से यहाँ भी मदद करेंगे। विजेंद्र धनखड़ जी भी हमारे साथ हैं। धनखड़ जी, बहुत उत्साह के साथ आदमपुर में डेरा डाल दिया है आपकी पार्टी के नेताओं ने, इसको खुशफहमी समझा जाए आम आदमी पार्टी की अभी इस चुनाव में? वाकई में आम आदमी पार्टी लड़ाई में मौजूद है या फिर तीसरे या चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि लड़ाई तो हम दोनों के बीच में है, और पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं दूसरी पार्टियों के कि इनसे तो लोग पूछेंगे कि एसवाईएल पर तो पहले जवाब दे दीजिए, हरियाणा में आप हरियाणा के हक की बात कर रहे हैं। नासिर भाई, हम खाली लड़ाई में नहीं, हम जीत रहे हैं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं, और 100% सीट हम जीत के विधानसभा में हरियाणा में खाता खुलेगा आम आदमी पार्टी का। सत्येंद्र जी हमारे जो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं वो जीत दर्ज करके विधानसभा में एंट्री करेंगे। जहां तक बात है एम फैक्टर की, जो कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई रविंद्र ढूल साहब ने जो बात कही, उसके बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस में थे, आपको ध्यान होगा उन्होंने राज्यसभा की बाकायदा बताया था कि कितना रेट लगता है, कितने में बिकती है, वो उस टाइम पे कांग्रेस में ही बैठे थे। तो ये कल्चर कांग्रेस का है।
जितने भी स्कैम हुए जिसकी वजह से ये सारे हिंदुस्तान में बाहर भी ये बात चलती रही, 2G स्कैम, जितने भी स्कैम, वो 0 लगाते लगाते मुझे तो वो 0 याद भी नहीं कि कहाँ तक वो लगती थी, जो जितनी बार भी वो स्कैम और जो आज भी चल रहे हैं। और जितनी कांग्रेस के टाइम पे आज भी भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर भी, वो भी फर्दर जुर्म के शिकार हैं, उनके ऊपर भी FIR है। इस चीज़ का रविंद्र जी मना नहीं कर पाएंगे, ये रिकॉर्ड की बात है। जहाँ तक बात है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की बात करने के लिए हमारे संघर्षों के नायक श्री अरविंद जी केजरीवाल बार बार इस चीज़ का जिक्र करते हैं, और हम देश बदलने के लिए आए हैं, उसको बदल के दिखाएंगे, सारी व्यवस्थाएं बदलेंगे। हम कमाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्कूलों की बात करेंगे। हम हर वर्ग जो है, और क्या आदमपुर के उपचुनाव में SYL की बात करेंगे? बिल्कुल SYL की बात करेंगे। मैं खुल के, आप डिबेट करवाइए, चाहे रोज बुलाइए मुझे डिबेट पे, मैं बिल्कुल, हम बार बार कह चुके हैं कि ये समस्या का समाधान भी हम ही करके देंगे, बाकी किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। आपको नासिर भाई, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, ये 40 साल जो पुराना रोग है, इसकी भी व्यवस्था परिवर्तन के लिए माही, ये भी हम सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी मुद्दा हल होगा। और मेरा एक अपना अनुभव है पर्सनल तौर पे, बीइंग एडवोकेट में, एक चीज आपके चैनल पे इस चीज का मैं दावा करता हूँ, मैंने बड़े बड़े केसेस, बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस उलझे हुए देखे हैं, कोई न कोई एक स्टेज ऐसी आती है कि जिस टाइम पे वो केसेस भी सेटल हो जाती हैं और बड़ी टेबल पे बैठ के सेटल हो जाते हैं। मैं बिल्कुल, जहां तक बीजेपी की बात है, ये बीजेपी वाले इस चीज को छुपा जाते हैं। आपको ध्यान होगा 2019 में ईडी के छापे पड़े थे कुलदीप बिश्नोई पे। कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी की तमाम वीडियो उठा के देखिए, यूट्यूब उठा के देखिए, ट्विटर उठा के देखिए। 26 जुलाई को कुलदीप बिश्नोई जी 2019 में एक ट्वीट करते हैं जिसके ऊपर वो बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि जेजेपी और बीजेपी जो पार्टी है, मेरे और मेरे परिवार को हरास करने का काम कर रहे हैं। फिर 200 करोड़ की असेसमेंट आती है, वो पे न्यूज आज भी आप अभी गूगल करके देख लो न्यूज, मैं तो, मेरी तो थी नहीं, वो न्यूज आई थी, तो पत्रकार साथियों ने वो चीजें लिखी थी, न्यूज चैनलों ने बताई थी, तो उसके बारे में बीजेपी वाले कोई जवाब नहीं देते। और जिस आदमी के ऊपर ये एलिगेशन थे, मुझे 2 मिनट और दो प्लीज लेट मी क्लियर, जहां तक बीजेपी वाले इस चीज को छुपा लेते हैं, आज इसका मतलब कुलदीप बिश्नोई बहुत साफ सुथरे हो गए हैं जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। वो बिल्कुल ओके सर, इसका जवाब लेंगे बीजेपी से। रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ हैं इनेलो से। रजत पंजेटा जी, आम आदमी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि इनेलो तो खत्म है, उसके बारे में बात ही क्या करनी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी इनेलो में गए हैं, उनके प्रत्याशी हैं, उन्हें कल तक कांग्रेस अच्छी लगती थी, हमने टिकट नहीं दी क्योंकि वहां उनकी कोई दमदारी थी नहीं, तो अब वो कांग्रेस में कमियां निकाल रहे हैं। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो लड़ाई में है ही नहीं। पहले मैं भूपेंद्र इनेलो पार्टी तो लड़ाई में है ही नहीं। जी नासिर जी, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जवाब दे देता हूं मैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बात का जवाब दे दें कि जब कलायत से आज जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, जब उनको टिकट नहीं दी थी तो उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ दी थी? और उनका ये बयान था कि हुड्डा ने मुझे पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया है। मैं जेपी जी की बात कर रहा हूं, जेपी सारण जी की, जो आज कैंडिडेट हैं। उनका बयान ये आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया है, मैं कलायत में ही रहूंगा, मैं कलायत से कहीं नहीं जाऊंगा, कलायत के बाहर कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और उस वजह से, टिकट ना मिलने की वजह से, खुद जो आज प्रत्याशी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जवाब दें, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ दी थी कांग्रेस? पहला सवाल का जवाब। दूसरा, देखिए यहां बैठ के और प्रवक्ताओं की तरह बड़े बड़े राजनीतिक भाषण मैं भी दे सकता हूं। मैं आपको जमीनी धरातल की हकीकत बता देता हूं। जो आज इलेक्शन बना हुआ है, जिस स्टेज पे है, वो इलेक्शन इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा के बीच में लड़ाई है, और उसमें जो पलड़ा भारी है वो हमारे 57 गांव के पंचायती उम्मीदवार किसान आंदोलन में जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, जो सच में 750 किसानों की शहादत हुई, आज उसको श्रद्धांजलि, उन किसानों को श्रद्धांजलि देने का समय आ गया है। वो सारा एरिया ग्रामीण एरिया है। वहां आज तक जो भाजपा के, अब मैं प्रत्याशी कहूंगा, जब वो कांग्रेस के भी थे, तब उन्होंने आदमपुर की, चाहे पानी की समस्या हो चाहे कुछ और, वहां पे हल्के की, वहां जब बरसातों में वहां पे जल ठहराव की समस्या आती है, अनेकों समस्या है। एक समस्या बता दें जो कुलदीप बिश्नोई जी ने उठाई हो। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का वह वोट बैंक नहीं है, मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपको।
रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। ये हल करने की बात करते हैं यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के, वहां इनके अपने मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में साफ मना कर दिया है। 2 दिन से हर चैनल पे डिबेट चल रही है कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, कोई हक नहीं है, सोच भी ना ले। उल्टा उन्होंने हमारे हरियाणा में से हक मांग लिया, यमुना में से हक मांग लिया, घग्गर की बात कर दी, हांसी बुटाना की बात कर दी कि हमने स्टे लिया हुआ है। हरियाणा का एक छोटा सा नाला भी कहीं होगा ना, वो तक उन्होंने हरियाणा में झांकने का काम किया कि हरियाणा से किसी तरह पानी ले ले। अरे ये हक दिलाने की बात करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े केस मैं मानता हूं, बड़े बड़े केस सुलझते हैं, मगर ऐसी गंदी नियत। और जो इनके सुशील गुप्ता जी प्रभारी हैं, क्या कहा था उन्होंने, हरियाणा की हर डॉल तक पानी पहुंचाएंगे, ऐसे पानी पहुंचाएंगे। ठीक है रजत पंडिता जी, भूपेंद्र गहलावत जी भी हमारे साथ हैं। रखो एसवाईएल के ऊपर भूपेंद्र जी, पहले उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है, हरियाणा की जनता के सामने, और आज ये आदमपुर की बात नहीं है। ठीक है भूपेंद्र जी, 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि सारी की सारी पार्टियां ये कह रही हैं, आम आदमी पार्टी, इनेलो और कांग्रेस, कि ईडी का डर दिखाया गया, सीबीआई का डर दिखाया गया कुलदीप बिश्नोई को, फिर उनसे राज्यसभा के चुनाव में समर्थन लिया गया, फिर उनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा कि उन्होंने अपनी पार्टी को धोखा दिया, उनके आरोप हैं। फिर इसलिए आपने उनसे शर्त लगाई कि ठीक है आप उनको धोखा दीजिए, हमारे साथ आइए, हम आपको टिकट देंगे। एक बात तो ये, और कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि भाई विकास करवाना है मुझको, तो इसलिए बीजेपी के साथ आया हूं। तो एक बात उनकी बातों से ये लग रही है कि उन्हीं क्षेत्रों का विकास होगा जहां पर बीजेपी के विधायक होंगे। देखिए, ये जो बातें हैं, जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इनको पहले तो अपनी गिरबान में झांकना चाहिए, झांक के देखना चाहिए। मैं तीन जो 4 उम्मीदवार हैं, 3 तो हल्के के हैं और एक उम्मीदवार जो कांग्रेस का है वो बाहर से कहीं से लाया हुआ है। अच्छा। और वो कई पार्टी बदल चुका है। पंजेटा साहब ने कहा, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि जब उसको टिकट नहीं मिली, आजाद चला गया, उसकी जो स्टार्टिंग हुई, वो जींद का रहने वाला है, उसकी जो स्टार्टिंग हुई वो लोकदल से हुई। फिर बंसीलाल की पार्टी का राज आ गया, वो बंसीलाल की पार्टी में चला गया। फिर कांग्रेस पार्टी का राज आ गया, कांग्रेस में चला गया। फिर कांग्रेस ने नहीं टिकट दी तो आजाद चला गया। अब वो फिर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी में आ गया है। और ये सही बात है, ये जो वो कई मुकाबले में नहीं है, ये मुकाबला तो जो 3 लोग हल्के के होते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं रहा तो कोई कहीं से आके चुनाव लड़ ले। जो भी हल्के से बाहर का चुनाव आके लड़ता है उसको लोग रिजेक्ट कर देते हैं और उसको किसी तरह का मुंह नहीं लगाते, और इसका कोई भरोसा नहीं है। ये शाम को किसी पार्टी में होता है, सुबह किसी पार्टी में होता है। दूसरा, आपने जो पूछा कि आईडी का डर दिखा के हम लोग अपनी पार्टी में ले आए, देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर, हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर सभी पार्टियों के सारे देश में से लोग पार्टी छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। चाहे वो जनता है, चाहे वो नेता है। मैं नाम कितने के गिना दूं, हार्दिक पटेल आया, उस पर कोई केस नहीं था। गुलाब नबी आजाद आया, उस पर कोई केस नहीं था। और जो सुनील जाखड़ आए, उस पर कोई आईडी का वो नहीं था। ये हमारी कल्याणकारी नीतियों की वजह से हमारी पार्टी में आ रहे हैं। और जो कांग्रेस के भाई ने बात की, कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, और उन्होंने कुलदीप बिश्नोई की जनहित कांग्रेस का विलय इसलिए कराया था ये कह के कि वो उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन उनको जिस तरह से बेइज्जत करके इन्होंने निकाला, और कांग्रेस के जो जिसके ये गुणगान करते हैं, जिसकी सोनीपत में जमानत जब्त हो गई थी, उन्होंने यही कंडीशन लगाई थी कि कुलदीप बिश्नोई अगर भाजपा में जा रहा है तो वो इस्तीफा देकर जाए, तब पता लग जाएगा। उन्होंने उसका चैलेंज को स्वीकार कर लिया। मैं तो ये कहता हूं कि जेपी की बजाय भूपेंद्र हुड्डा को खुद चुनाव लड़ना चाहिए था, ताकि उसको अपनी औकात का और असलियत का पता लग जाता। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों का विश्वास जीतती है और जो कहती है वो करती है। और ये मैं आपके इन सवालों के, और आपने भी बहुत गंभीर और बड़ी बातें कह दी हैं, आरोप लगा दिए हैं। और रविंद्र ढुल साहब, इशारा कर दिया सोनीपत में जिसकी जमानत हुई, इशारा कर दिया कि बेइज्जत किया आप लोगों ने कुलदीप बिश्नोई को, और आप कहते हैं कि उन्होंने धोखा दिया। और एक बात यह, जयप्रकाश को लेकर, आपकी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर, कि वो खुद बार बार आपकी पार्टी को छोड़कर गए, फिर आए,
और उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बोला था, उनके खिलाफ बोला था जब उनको टिकट नहीं मिली थी तो। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलती तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जी, मैं सुन रहा था रावत साहब को, इनकी बातें खुद ही सारी की सारी झूठ का पुलिंदा साबित हो रही। इन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के जो नेता है, किसी पर केस नहीं था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर ईडी का केस चल रहा है, अभी तो आपने ज्वाइन कराया उनको, तो काहे झूठ बोलते हो। कुलदीप बिश्नोई जी के परिवार के ऊपर नहीं इनकम टैक्स का केस चल रहा है, ये तो जग जाहिर है। 4 केस। सुनिए सर, सुनिए पूरी बात को सुनिए। इन्होंने फिर आरोप लगाया कि भाई अलग अलग पार्टियां बदल करके सिंह को क्यों भगाया आपने? अरे सुनिए जी, बीच में इंटरप्ट मत करिए। नासिर जी, इनको रोकिए एक बारी। बोलिए, आप बोलिए रविंद्र जी। जी जी, अब इन्होंने जयप्रकाश जी के ऊपर आरोप लगाया कि विभिन्न पार्टियों से घूम करके आ रही है, कि कुलदीप बिश्नोई जी तो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुए हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। चौधरी भजनलाल जी पहले लोकदल के अंदर थे, कांग्रेस के अंदर गए, कांग्रेस के बाद में कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बना करके भाजपा के साथ समर्थन लेकर के जो है चुनाव लड़ने का काम किया। अब उसके बाद में भाजपा को धोखेबाज कह करके भाजपा को छोड़ने का काम किया। तब के मुख्यमंत्री कौन थे जब भाजपा को अब इसके बाद में अब आगे बताइए आप मेरे को। फिर ये कांग्रेस के अंदर आते हैं, कांग्रेस से फिर भाजपा के अंदर जाते हैं, उसी पार्टी के अंदर जाते हैं जिसको धोखेबाज बता रहे थे। वो कौन सी नीतियां हुई? कुलदीप बिश्नोई जी के बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल है, मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में उनके क्या विचार हैं, तो वो कौन सी नीतियां हुई? वो तो साफ साफ तौर पर कह रहे हैं किसान विरोधी उनको। तो कौन सी नीतियों से प्रभावित होकर के उनकी नीति मैं बताता हूँ कौन सी नीति है। उनकी नीति है ईडी के और इनकम टैक्स के मुकदमों को खत्म करने की। इस नीति से प्रभावित होकर के कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी में गए और कोई नीति नहीं है इनकी। ठीक है, तो ये झूठ का पुलिंदा यहाँ पर बांधने की जरूरत नहीं है। जोन सा उन्होंने विकास आदमपुर में कहा है, वो सारा का सारा विकास कुलदीप बिश्नोई जी के बयानों में सब कुछ सार्वजनिक है। भूपेंद्र गहलावत जी, बहुत संक्षेप में आपका इस पर क्या जवाब है, फिर हम दूसरे मेहमानों के पास चलते हैं। बात वही आती है कि वो सारे दाग कैसे धुल जाते हैं जैसे आपकी पार्टी में कोई आता है। वो आरोप लगा रहे हैं कि काफी खिलाफ बोले थे वो बीजेपी के खिलाफ कुलदीप बिश्नोई। देखिए, जिनका ये बहुत गुणगान करते हैं और जिनके सहारे ये सरकार बनाने की बात करते हैं, वो भी हर महीने भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है पहले जिन केसों में जमानत है उनमें पाक साफ होकर आओ। अगर पाक साफ होके आएंगे तो हम पार्टी में शामिल कर लेंगे। वो लोग भी रोज दरवाजे पर चक्कर किनकी बात कर रहे हैं सर? लेकिन हम ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लेते। किसकी बात कर रहे हैं? अगर कोई क्लीन साफ होके आएगा, मैं देखिए ये सब लोग जानते हैं, मैं कहता हूँ सब लोग जानते हैं, सारा हरियाणा जानता है कि कौन जमानत पर है। ये मेरे किसी का नाम मैं लूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई वो बड़े नेता कोई मानते हैं उनको। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो केसों में जमानत पर हैं, अगर वो साफ क्लीन साफ होके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के अगर नेतृत्व में उनकी कल्याणकारी योजनाओं में आस्था व्यक्त करेंगे तो हम उनको भी पार्टी में शामिल कर लेंगे। क्योंकि अब एक ही पार्टी बची है। कांग्रेस में तो भगदड़ मच गई, कांग्रेस में तो लोग भाग भाग के जा रहे हैं। कोई एक हमारे हरियाणा की बात नहीं है, कहीं की भी बात देख लो। और उन्होंने ये कहा कि इनकी वीडियो वायरल हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ 6 महीने पहले गुलाम नबी आजाद भी हमारे खिलाफ थे, हार्दिक पटेल भी थे, अमरिंदर भी थे, लेकिन हमारी नीतियों से प्रभावित होकर कोई आदमी पार्टी मैं अरविंद भारद्वाज जी, बीजेपी में जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की नीतियों से, उनके काम से प्रभावित होकर बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। और आप भी मानते हैं इस बात को? आपकी पार्टी के भी कुछ नेता गए थे पहले तो वो भी प्रभावित हुए थे। उनका कहना है कि एक ही पार्टी बची है साफ सुथरी और वो है बीजेपी। गहलावत जी कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई क्यों शामिल हो रहा है, कोई उसके पीछे वजह क्या है, ये तो भारतीय जनता पार्टी। नहीं सर, आप बहुत करीब से देख रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, गठबंधन है, तो जो पास लोग रहते हैं वो और ज्यादा अच्छे से तारीफ कर सकते हैं। और कुलदीप बिश्नोई भी इसलिए आए हैं और उनको आप समर्थन कर रहे हैं। नासिर भाई, किसी दूसरे राजनीतिक दल के बारे में मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूं कि उसकी इंटरनल पॉलिसीज क्या हैं, किस आधार पर किसी को ले रहे हैं।
ये तो वही बता पाएंगे। हाँ, रही जो आप कह रहे थे कि हमारे दल से आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया है। हाँ, जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्हें हमने पार्टी से निकाल दिया था, निष्कासित किया था पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। उसके बाद वो कहीं भी जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं या कहीं और जाएं, उनकी अपनी इच्छा है जहां जाना चाहें। तो ये इनका अपना निजी विषय है कि किसको शामिल कराएं, किसको ना कराएं, क्यों कराएं, ये तो भारतीय जनता पार्टी देखे। हाँ, इतना जरूर है, और फिर अपने दल को सर्वश्रेष्ठ समझना ये भी हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है और उसका फर्ज भी है अपने दल को सर्वश्रेष्ठ। अच्छा अरविंद जी, एक प्रतिक्रिया मेरी इस पर भी आपसे मैं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आदमपुर का उपचुनाव आम आदमी पार्टी को हरियाणा में सुशासन की दिशा में बढ़ाएगा, ये पहला कदम होगा, यहां से हम जीत हासिल करेंगे, यानी एक और खिलाड़ी है हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अभी तो इस चुनाव में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो कि आम आदमी पार्टी कुछ खास करने वाली है, यहाँ तो हालत इनकी पतली है आम आदमी पार्टी की। आदमपुर चुनाव में मुझे नहीं लगता कि ये कहीं सेकंड पे भी पोजीशन पे पहुंच पाएंगे, थर्ड या फोर्थ पे रह सकते हैं, पर कोई खास पोजीशन अभी नहीं है इस चुनाव में। परंतु फिर भी मैं कहूँगा, देखिए सभी को अपने राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, सभी करते भी हैं, सभी उम्मीद करते हैं कि हमारा दल मजबूत हो और सरकार बने, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो अपने दल के लिए प्रयास कर रहे हैं। परंतु हाँ, आदमपुर में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आदमपुर की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो साझे उम्मीदवार हैं वो इस चुनाव को जीत के जाएंगे। धनखड़ जी सीरियसली नहीं ले रहे हैं हरियाणा की जो फिलहाल की जो मौजूदा पार्टियां, ज्यादा एक्टिव पार्टियां हैं हरियाणा में, वो आम आदमी पार्टी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ना इनेलो आपको सीरियसली ले रही है, ना कांग्रेस और ना जेजेपी और ना बीजेपी। नासिर जी, हमको इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हमारे को पंजाब में भी करे थे सरकार नहीं बना पाएंगे। आप देखो थंपिंग मेजोरिटी 92 एमएलए वहां पे आए। जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस रिवाइव नहीं करेगी, उनके लीडर छोड़ के भाग जाते हैं बार बार। गोवा लेटेस्ट एग्जांपल है, जहां 6 लेजिस्लेटर उनके चुने हुए भाग गए, बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का भी वही हाल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेसीकरण हो गया बीजेपी। अब वो बीजेपी और आरएसएस नहीं रही है, इन्होंने आधी कांग्रेस वहां पे बैठा ली, जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं ये उनको ले लेते हैं। भ्रष्टाचार की एक तरफ से ये मुहिम बात चलाते हैं, बड़े बड़े क्लेम करते हैं, लेकिन जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है उनको लेके कहते हैं हमने साफ कर दिया। हार्दिक पटेल भी अरेस्ट हुआ था, मुझे हैरानी इस चीज की, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, मेरे ख्याल से तो मुकदमा होगा उसके ऊपर, आप पूछिए। पीछे जब एजिटेशन में था अरेस्ट हुआ था हार्दिक पटेल, क्या बगैर मुकदमे ही अरेस्ट हो गया था क्या? मुकदमा कोई नहीं कोई रहा होगा उसके ऊपर। और ये जहां तक बात है कुलदीप बिश्नोई की, उसके ऊपर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि 200 करोड़ का क्या हुआ, ईडी के छापों का क्या हुआ, इनकम टैक्स रेड का क्या हुआ। भव्य बिश्नोई अपना नॉमिनेशन देता है, कल ही एक राजेश जाखड़ जी हैं हिसार में एडवोकेट, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और एक शिकायत भेज दी इलेक्शन कमीशन में कि इसने अपनी ठीक से डिटेल नहीं भरी है, वो एफिडेविट भी गलत भर दिया। वो कहता है कि एक ही मुकदमा पेंडिंग है, जबकि उसके 4 उसके मुकदमे उसके खिलाफ पेंडिंग है, जिसकी आधारशिला ही इतनी झूठ के ऊपर शुरू हो गई। इनको शर्म आनी चाहिए, ये तो मॉरल ग्राउंड पे ही इनको मना कर देना चाहिए कि ही विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, दैट शुड बी द अप्रोच ऑफ द बीजेपी नाउ एंड द भव्य बिश्नोई आल्सो। लेकिन इनके कैरेक्टर में वो चीज नहीं है। ये तो सत्ता, ये कुलदीप बिश्नोई के कल में देख रहा था बयान कि मुझे तो सत्ता में शामिल होना है। भैया आपका वहां की गलियों पे, वहां के पानी पे, वहां के स्कूलों पे, वहां पे ध्यान नहीं है इन चीजों का, वहां उनको तो सत्ता में शामिल होना है। वही बीजेपी वाले कल एक प्रवक्ता कह रहे थे कि जी सरकार में आएगा तो विकास होगा। इसका मतलब अगर आपका लेजिस्लेटर वहां पे नहीं, एमएलए नहीं है, अगर कोई अपोजिशन का एमएलए है, इसका मतलब ये विकास नहीं कराएगा, ये एडमिटेड फैक्ट है। इसका मतलब अप्रोच किस चीज की है? अप्रोच एक दोगली अप्रोच रखी जाती है। अगर आपका एमएलए वहां पे नहीं होगा तो लोगों को एक आ जाएगा या तो हमारे साथ लग जाओ, नहीं तो हम आपका विकास नहीं करेंगे। आम आदमी देखिए प्रजातंत्र है, मैं अगर इनकी वोट नहीं देता तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरे एरिया का विकास नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे एरिया के स्कूल बंद हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, ऐसा नहीं। ऐसी बात है। एक मिनट बस, 1 मिनट और दीजिए। जहां तक अब एमसी का इलेक्शन हमने लड़ा था, 11% से लेके 20% तक हमने वोटें हासिल की। एक हमारा चेयरमैन इस्माइलाबाद में चेयरमैन इलेक्ट हुआ है, और जहां तक बात है पूरे हरियाणा की 11 से 20% वोटें हमारी आई हैं। हम डेली दिन पर दिन हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। आजाद हिंदुस्तान में अगर आप किसी पार्टी का ग्राफ उठा के देखोगे, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 2 राज्यों में पूर्ण सरकार बनाई है। गुजरात में हम जीत रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास सर। और रजत पंजेटा जी, कुछ बातें होती है चुनाव के दौरान, एक होते हैं मुद्दे, एक होते हैं व्यक्तिगत वर्चस्व की बात। तो इनेलो के लिए आदमपुर के मुद्दे मायने रखेंगे, या फिर जेजेपी के खिलाफ आपका प्रचार ज्यादा होगा, या बीजेपी के खिलाफ ज्यादा होगा,
या आप ये चाहेंगे कि जेजेपी भी वहां पर उभर ना पाए, जेजेपी और गठबंधन का जो मामला है वो बिगड़ जाए? देखिए नासिर जी, जेजेपी ना कहीं 3 में है, गलती से इनकी 10 सीट आ गई थी। दोबारा से सर, दोबारा से आपकी बात सुन नहीं सीट आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, टीवी पे बैठ के बोल रहा हूँ, आज ये मेरा रिकॉर्डिंग रख ले सर। दोबारा सीट से, आ जाए, दोबारा से आपकी बात समझ में नहीं आई। निकाल दीजिए जेजेपी को, आप पिक्चर से निकाल दीजिए। देखिए, लड़ाई हम मुद्दों पे लड़ेंगे, लेकिन जो और कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में अपना क्यों वो हारे उसका आकलन करना चाहिए। जो वहां पे मतलब दे हैव वेरी स्मॉल माइंड, मतलब व्यक्तिगत बातें रह गई हैं। जितनी मैंने सोशल मीडिया पे बयान देखे हैं, सिर्फ व्यक्तिगत बातें। किसी के पास अगर कोई इश्यूज की बात करता है, किसानों की बात करता है, बेरोजगारी की, महंगाई की, किसी भी कोई भी ग्राउंड रियलिटी हो, कोई ग्राउंड रिलेटेड कोई मुद्दे हो, कोई जनता से जुड़े मुद्दे हो, किससे जनता का उद्धार हो, कोई स्कूलों की बात करे, कोई युवाओं की बात करे, वो मुद्दे कोई बात नहीं कर रहा है इनेलो के अलावा। ये हमारा एक प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरा, हमारा पंचायती कैंडिडेट है जिसने किसान आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई है और वो 57 गांव का चुना हुआ कैंडिडेट है। तो हमारा इलेक्शन, और जो मर्जी बोलते रहे, मैं यहाँ पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ, या मैं किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमें अपना पता है। मैं अपना बता सकता हूँ कि हमारा जो है इलेक्शन, बोलने के लिए मैं ये भी बोल सकता हूं कि हम कुलदीप बिश्नोई से बहुत आगे हैं, लेकिन वो तो जो वोट खुलेंगी 6 तारीख को नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हमारा, मुझे जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है, कुलदीप बिश्नोई से बहुत ज्यादा आगे इस वजह से है कि वहां की जनता ये पूछ रही है कि 2 साल के बाद वैसे इलेक्शन था। कुलदीप बिश्नोई जी चाहते तो वो लोकसभा जा सकते थे, लोकसभा से इलेक्शन लड़ सकते थे और अपने लड़के को यहां से इलेक्शन लड़ा सकते थे। ठीक है, यहाँ की जनता के ऊपर एक तो आपने इलेक्शन थोप दिया। काम आपने कोई कराया नहीं, आप सिर्फ अपने खानदान के ऊपर पुराना कि भैया अब मेरे को बना दो। खुद उनको जनता ये कह रही है कि कुलदीप बिश्नोई खुद क्यों नहीं लड़े। सारी जनता से जितने भी हम बात करें, हमारे पास जो भी रिपोर्ट आ रही है, जितने भी हमारे वर्करों की फीडबैक आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई कुलदीप बिश्नोई ने खुद इलेक्शन, पहले तो इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा दे दिया था तो खुद इलेक्शन। आप कर रहे हैं मुद्दों की बात और साथ में आपने जेजेपी को भी निशाने पर ले लिया, जो हमेशा होता है आपकी तरफ से और जेजेपी के नेताओं की तरफ से। अब जेजेपी खत्म है जी, हम जेजेपी की बात ही करना नहीं चाहते। जो ये बैठे प्रवक्ता बोल रहे हैं तो खुद भाजपा ज्वाइन कर गए थे, ये क्या विलय कराएंगे तो दोबारा फिर जेजेपी में किसी तरीके से आए हैं। हमारे पास सारी रिपोर्ट रहती है सबकी। हम कई बातें होते हैं कि टीवी चैनल पे ना बोले, क्योंकि हम इनको ना इतनी इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहते। इनका काम है बार बार अभय सिंह जी के बारे में बात करके कहीं ना कहीं मीडिया में लाइमलाइट में बने रहे। अब ये खत्म पार्टी है, हमारे लिए इररिलेवेंट है। जी अब मैं मेरा सवाल, मैं आपने सुन ली सारी बातें अरविंद भारद्वाज जी, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। मेरा सवाल इसलिए है कि कुछ दिन पहले तक कुलदीप बिश्नोई, उनका जो कार्यालय था बीजेपी का, वहां पर जेजेपी के नेताओं के फोटो भी नहीं थे। अब बाद में शायद लग गए हो तो अलग बात है, लेकिन तब नहीं लगे थे और ये इश्यू उठा था। और दिग्विजय चौटाला ने खुद हमसे बातचीत की थी, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये हैरान करती है बात कि वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं और वो हमको इग्नोर कर रहे हैं इस तरह से, और उनको बात करनी चाहिए। तो क्या कुलदीप बिश्नोई भी सीरियसली नहीं ले रहे, मजबूरी में वो गठबंधन में, इसलिए वो जेजेपी के नेताओं की बात कर रहे हैं? अरे कुलदीप बिश्नोई जी से जब पूछा गया था कौन सी पार्टी में जाओगे, उन्होंने कहा मैं छोटी मोटी पार्टी नहीं ज्वाइन करता। ठीक है सर, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं जी अरविंद भारद्वाज। देखिए, मैंने पहले भी नासिर भाई बताया है कि कुलदीप बिश्नोई जी के साथ राजनीतिक रूप से हमारे हमेशा विरोध में रहे। हमारे नेताओं और उनका आमना सामना रहा। कई चुनाव हमने आमने सामने लड़े, दुष्यंत जी ने लड़े, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लड़े। तो इस तरह का राजनीतिक विरोध बहुत पहले से रहा है। परंतु आज वो गठबंधन में है और हमारे गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भव्य बिश्नोई जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें, इसलिए हम उनके साथ हैं। रही बात फोटो की, ठीक है, जहां शुरू में जब उन्हें टिकट दी गई थी उनके कुछ पोस्टर्स थे जिस पर नहीं लगे थे फोटो, परंतु बाद में उन्होंने इस अपनी जो भूल थी उसे ठीक किया और ठीक नहीं किया। अजय चौटाला जी की फोटो नहीं है, चौधरी देवीलाल जी की फोटो नहीं है, झूठ नहीं, झूठ मत बोलो यार। सिंह जी मौजूद थे और दोनों आज भी आपके नेताओं की फोटो नहीं करते, ये भूल नहीं है, तीसरी बार इनको इग्नोर किया गया है।
बताओ ये आप, भूल नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष की फोटो इनसे ही पूछ लो, जजपा की तरफ से भी यही बयान दे देंगे, जजपा की तरफ से भी यही बयान दे देंगे। इतने उतावले हो रहे हैं कि अपनी बारी में तो बोलने के लिए कुछ है। रजत पंडिता जी उन्हें बोलने दीजिए। जमानत जब्त पार्टी है, पिछले चुनाव में आपसे ज्यादा वोट शेयर है निकाय में। सब्र कीजिए, आदमपुर में सारे इकट्ठे, आप अहमदाबाद में सारे इकट्ठे हो गए थे और अभी भी पता चल जाएगा आपको कहाँ है हम कहाँ दिखाया होता तो। रोज लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनकी। एक मिनट रजत पंडिता जी उन्हें बोलने दीजिए, एक मिनट मैं आता हूँ आपके पास। अपने नेता इसी गुस्से की वजह से आप लोग खत्म हुए। आपको जानकारी है, इसी गुस्से की वजह से आज आपने अपनी पार्टी खत्म कर ली। चेहरा दिखा रहे हैं आपको, असली गुस्सा नहीं है ये। आपके उन नेता आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये काम कर ये रहे हैं। चश्मे गुस्से से पे काबू नजर करना से देखो, सीखिए, चश्मा कुछ पहन नहीं के करना। कहाँ खड़े हो। डराना हाँ उन्होंने भी दिखाया था, आईना उन्होंने भी दिखाया था, आपके नेता भी दिखाया था आपका। इससे भी बुरा हाल होने वाला है आगे आने वाले समय में। रुक जाइए, आप रुक जाइए। ये मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, राजनीति छोड़ दूंगा अगर एक सीट भी आ गई तो। आपके नेता ने भी कहा था ये बात, आपको पता है? आपको पता है आपके नेता ने ये एक बात कही सीट थी? भी आ गई ऑन रिकॉर्ड कह रहा राजनीति हूं। छोड़ दूंगा भैया। अरे आपकी तो राजनीति क्या है वो? आप अरे एक सीट एमएलए भी आ हो, गई, एमएलए आपसे हो, बहुत पहले मंत्री की हो, क्या राजनीति हो? है। इनसो को खड़े करने वाले हमें भैया। क्या राजनीति है आपकी? क्या वाइस राजनीति प्रेसिडेंट है? रहा हूँ इनसो का। स्टूडेंट पॉलिटिक्स अरे करिए, आपके मेहनत तो- करिए, तीसरी पीढ़ी है मेरी। अरे भैया ऐसा क्यों लगते हो? आपके कौन तो है? नेताजी आपको चलिए एक मिनट सर, एक मिनट। वो आप लोगों का अभी हम आदमपुर पर ही बात करते हैं क्योंकि वक्त भी कम है। बहुत संक्षेप में अरविंद भारद्वाज जी अपनी आप बात पूरी कीजिए। ने भी एक बार कहा था कि अगर नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव जीत जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और उस चुनाव में वो जीत गए थे। 2014 की बात है, ऑन रिकॉर्ड है। 2019 की बात कर रहे थे, क्यों बात कर अरे रहे ये थे? 2019 में आ दोगले रहे लोग थे। हैं, आप शांत रहिए, आपसे बात नहीं कर रहा मैं। आपका लेवल नहीं है, आप जाइए अपनी जमानत का इंतजाम कीजिए। वो जमानत आपका क्या लेवल है? आपका क्या तो लेवल है? अपना वो आपको देखिए। लेडीज की इज्जत तो करनी नहीं देखिए आती। नासिर भाई, आपको ऑफिसर नहीं की नहीं इज्जत सर, करनी आती। व्यक्तिगत ना आप करें व्यक्तिगत नहीं। हम आदमपुर के उपचुनाव पर वक्त कम है, मुद्दों की बात करते हैं। अरविंद भारद्वाज जी, गठबंधन का प्रत्याशी नासिर क्या जी, आपकी मुद्दे वजह उनके से पास है ही जीतेगा? नहीं। दिक्कत ये है, मुद्दों की बात कैसे करेंगे? मुद्दे तो हैं ही नहीं। बिल्कुल अच्छा नासिर भाई, जननायक जनता पार्टी का एक अपना अच्छा वजूद है उस जी। क्षेत्र में, और हम चूंकि गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म निभाते हुए अपना भारतीय जनता पार्टी और जसपा के जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई जी, उनको जिताने का काम जननायक जनता ठीक है पार्टी का एक ठीक है कार्यकर्ता जी करेगा। गहलावत जी ठीक है। रजत पंडिता जी मैं आता हूं, थोड़ा सा वक्त लेकर, आपके पास भी कम वक्त है। गहलावत जी, इसीलिए ठीक है, गहलावत जी, जमानत भी डूबेगी, जो जेल डूबेगी वो पैसा डूबेगी। गहलावत जी, अगर जेजेपी का साथ नहीं होता, अगर जेजेपी का साथ नहीं होता तो मुश्किल आ जाती बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के लिए जीतने की। ठीक है, देखिए, पहले तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ये दोनों भाई जिस तरह से लड़ रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को पूरे हरियाणा की और देश की जनता देखती है। इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। और ये जो लोकदल के आदमी हैं या आम आदमी पार्टी के हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये अपना घर तो देखते नहीं, हमारे घर की तरफ ये देख के बातें करते हैं। हमारा और जसवंता का बहुत मजबूती से गठबंधन है और मजबूती से हमारी सरकार चल रही है। ये हमारे परिवार की बात है। लोकदल को और आम आदमी पार्टी को दूसरों को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई अगर हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई पोस्टर छपवा दिया है और उसमें हमारे जसपा के नेताओं के फोटो नहीं लगे हैं तो वो एक चूक थी, और उसमें अब ऐसी गलती नहीं हो रही। अब हमारा जो है गठबंधन बिल्कुल मजबूत है और हम दोनों मिलकर के छोटे बड़े भाई की तरह से चुनाव लड़ेंगे। इनकी कोई औकात नहीं है, ये तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे। और इनका तो ये लोकदल के भाई बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे थे। सारे हरियाणा में इनकी 1% वोट आई है, और दूसरे ये आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इनकी तो सारे की जमानत जब्त हो गई। इनको तो आपको वैसे भी डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए। नहीं सर, अब ये आप नहीं बताएंगे गहलावत जी की डिबेट में। आप बता दीजिए, हमारे लिए तो सभी पार्टियां सम्मानित हैं और सभी को बुलाने का हक है। हमारे से ही है जी एक मिनट, मैं मेरे पास दो लोगों से और मुझे बात करनी है। अरविंद हुल साहब जी, मेरे को अपनी बात
मेरे को बात पूरी करने दीजिए। जल्दी से सर, भैया टाइम देखिए, कम है। मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अगर मुझे चैनल पे बुलाया तो मेरी बात पूरी करनी जल्दी कीजिएगा अलावत जी। जैसे ये आम आदमी पार्टी के लोग दूसरों पर एलिगेशन लगाते हैं, इनके 2 मंत्री तो जेल में है, इनके 2 मंत्री तो जेल में है, क्या मिला जेल में जाने की तैयारी हो रही है। उनके खिलाफ है क्या? एक प्लीज मंत्री बताइए, की चैनल में बैठ के बताइए उनके उन्होंने खिलाफ क्या शराब है। के गोदाम अरे खोल उनके दिए। खिलाफ क्या है, आप बताएं तो शराब के सही। गोदाम इन लोगों ने आप खोल बताओ दिए। उनके ये खिलाफ क्या SYL का कोर्ट की विरोध क्या करते टिप्पणी आई हैं, है? ये जनगणना चंडीगढ़ में मिलता है बताओ उनके उसका खिलाफ क्या विरोध मिला करते है? हैं, यूनिवर्सिटी का क्या मिला विरोध उनके करते हैं। खिलाफ? आप ये बताइए, क्या किस लिए आप आते हैं बताओ ना, हरियाणा आप बता में? भी कुछ नहीं रहे। चलिए वक्त कम है, धनखड़ जी बोलिए जल्दी से, बहुत संक्षिप्त। देखिए नासिर जी, मैं सबसे पहले एक चीज कहता हूँ, बीजेपी को हमारे को जो है देख के चैनल पे भी डर लगने लग गया इनको। वो आप फील्ड में तो आप समझ सकते हो, ये चैनल पे भी ये कहते हैं इनको मत बुला करो। अब इनको बड़ा डर बैठ गया है कि चैनल पे भी हम बात करेंगे। इनको पता है इनको एक चीज का पता है कि अगर बीजेपी को हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। इनको एक चीज का पता है कि अगर बीजेपी को कर सकता है वो आम आदमी पार्टी चित कर सकती है। आदमपुर गहलोत साहब को, उनके प्रवक्ताओं को, बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये डर लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी का ठीक है सर। रविंदुल जी, किससे मुकाबला है? रविंदुल साहब, मुकाबला किससे है? ढुल साहब, फिर आपकी आंखें खुलेंगी। 1 मिनट सर, ठीक है। ढुल साहब बताइए जी, क्या प्रश्न आपका? मुकाबला किससे है? मुद्दों की बात करेंगे या फिर कुलदीप बिश्नोई को हराने की कोशिश ही आपके लिए सब कुछ है? देखिए, कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस रिटेन करेगी। मुकाबले ये भाजपा, आम आदमी पार्टी और इनेलो मिलकर के तय कर ले कि किसको दूसरे नंबर में किसके साथ करना है। हम रिटेन करेंगे हमारी सीट को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रमन ढुल साहब, अरविंद भारद्वाज जी, रजत पंजेटा जी, विजेंद्र धनखड़ जी, भूपेंद्र गहलोत जी चर्चा में शामिल होने के लिए। बेहतर यही है कि आदमपुर के लोगों की बात होती रहे, आदमपुर का विकास होता रहे और आदमपुर के विकास के मुद्दों पर यह चुनाव हो। व्यक्तिगत बयानबाजी भी राजनीति में होती रहती है, लेकिन कई बार वो बातें सिर्फ वहीं तक सीमित हो जाती हैं और मुद्दों की बात पीछे हट जाती है। अब देखना होगा कि राजनेता और राजनीतिक पार्टियां किन बातों को प्राथमिकता देंगे, व्यक्तिगत बयानबाजी को या फिर आदमपुर के विकास को, हरियाणा के विकास को, आदमपुर के लोगों की बात को। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आपका पसंदीदा चैनल खबरें अभी तक आपको हर चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट से वक्त वक्त पर सबसे पहले रूबरू कराते रहेगा और आपके सरोकार की और आपकी आवाज बनकर आपके साथ चलता रहेगा। नमस्कार।